नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। आज हम बात कर रहे हैं सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस नोट्स की, और ये पीडीएफ फॉर्म में आपको मिलेगी। प्यारे विद्यार्थियों, अपना ये कंटेंट होगा वो होगा टॉपर नोट्स के नाम से और बिल्कुल फ्री होगा। पहले इसमें पेड वर्जन डालने की कोशिश की गई थी, लेकिन बाद में इस बात पे सहमत हुए कि बच्चों के भविष्य से बढ़कर कुछ भी अच्छा नहीं है। ज्ञान से बढ़कर कोई दान नहीं है। इसी को हम इस कड़ी में आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे अपने नोट्स की विशेषताएं कौन सी होंगी। आपको इस नोट्स में विशेषताएं मिलती हैं कि सरल भाषा में होंगे। महत्वपूर्ण जो फैक्ट होंगे बोर्ड फ्रेंडली वो इसमें शामिल किए हुए होंगे। टॉपिक वाइज क्लासिफिकेशन होगा। हर चैप्टर का टॉपिक वाइज बांटा गया है, जिसमें रिवीजन करना बहुत ही आसान हो जाता है। साधारण स्पष्ट भाषा में लिखे गए हैं। प्यारे विद्यार्थियों, दोनों लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और कीवर्ड और रिवीजन फैक्ट को शामिल करते हुए आपके लिए बनाए गए हैं। तो इनकी विशेषताएं मैंने आपको बता दी, बिल्कुल फ्री में आपको पीडीएफ फॉर्म में मिलेंगे। अपने पास 4 बुक हैं सामाजिक विज्ञान में। इन 4 बुकों को अलग अलग और फिर इनको समरीमाइज करना बहुत मुश्किल है, बच्चों के मार्क्स नहीं बन पाते। फिर इसी समस्या को सोल्व करते हुए इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के जो टॉपिक आपके एग्जाम में आने वाले हैं उन सबको शामिल करते हुए हम इतिहास का कर चुके, आज हम भूगोल का करेंगे। और भूगोल में हमारे पास टॉपिक होंगे संसाधन और विकास, वन और वन्य जीव संरक्षण और जल संसाधन, कृषि और खनिज और ऊर्जा संसाधन और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा और विनिर्माण उद्योग। ये चैप्टर होंगे। इन चैप्टरों को आज हम करने वाले हैं, एक ही वीडियो में करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने भूगोल विषय की ओर। हम आ गए हैं अपने भूगोल विषय की ओर। भूगोल विषय में चैप्टर आपको बताई दी कि कौन से चैप्टर होंगे। टॉपर नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में होंगे। अध्याय की सूची देख लें पहले। अपने पास संसाधन और विकास, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, वन और वन्य जीव संसाधन, जल संसाधन यानी वाटर रिसोर्स, कृषि यानी एग्रीकल्चर, खनिज और ऊर्जा संसाधन यानी मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, विनिर्माण उद्योग यानी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा यानी लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और ट्रेड। ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है परिवहन, कम्युनिकेशन मतलब संचार और ट्रेड का मतलब होता है व्यापार। इन सब को इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। संसाधन और विकास वाला चैप्टर सबसे पहले करेंगे कि आखिर होता क्या है, रिसोर्स किसे कहते हैं, और उसका फिर डेवलपमेंट क्या होता है। रिसोर्स यानी संसाधन, जो साधन मानव आवश्यकताओं को पूरा करते हैं उनको क्या कहते हैं, रिसोर्स कहते हैं। और फिर वो जो रिसोर्स हैं उनका डेवलपमेंट कैसे करें, उनको बढ़ाएं कैसे, तो वो कौन से उपाय हो सकते हैं, उन सब का इस चैप्टर में हम अध्ययन करने वाले हैं। तो वो सब आवश्यकताएं जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं, कहने का मतलब रिसोर्सेज आर ऑल थिंग्स दैट फुलफिल ह्यूमन नीड। वैसे ये चैप्टर अलग से भी मैंने करवाया था कि जैसे पेड़ पौधे हैं, प्रकृति है, पहाड़ हैं, पर्वत हैं, मैदान हैं, भूमि है, मिट्टी है, मानव खुद है, ये सब रिसोर्स हैं, ये सब संसाधन हैं और ये सब मानव आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। और मानव खुद संसाधन क्यों है? क्योंकि मानव के पास कौशल है, मानव के पास विकास है, तो वो दूसरे जो संसाधन है या साधन है उनको निर्मित कर सकता है। इसलिए मानव खुद भी एक संसाधन है। संसाधनों का वर्गीकरण प्राकृतिक, मानव निर्मित और संभावित और आरक्षित इन भागों में किया गया है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि उत्पत्ति के आधार पे जो वर्गीकरण है उसमें उत्पत्ति के आधार पे कितने प्रकार के संसाधन हैं। प्राकृतिक का मतलब होता है जो नेचर ने हमें दिया है, नेचुरल जिसको बोलते हैं, यानी मनुष्य ने नहीं बनाया। मानव निर्मित यानी मनुष्य ने बनाया है, मैन मेड। और संभावित यानी पोटेंशियल, उसमें संभावना कितनी है, क्या उसको बना सकते हैं। आरक्षित यानी उसको रिजर्व्ड करें, आरक्षित करें, सुरक्षित रखें। उत्पत्ति के आधार पे यानी
ऑन द बेस ऑफ ओरिजिन, जैविक और अजैविक। जैविक मतलब जिसमें जीवन है, बायोटिक रिसोर्सेज, और अजैविक, अजैविक मतलब जिसमें जीवन नहीं है। नवीकरणीय संसाधन ऑन द बेस ऑफ रिन्यूएबिलिटी, यानी जिसको रिन्यूअल कर सकें, दोबारा बना सकें, जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, जल ऊर्जा है, वन है, इनको हम दोबारा बना सकते हैं। नवीनीकरणीय संसाधन, नॉन रिन्यूएबल जो रिसोर्स है उसको कहेंगे, जैसे कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, खनिज हैं। ये धरती के नीचे परतों में पाए जाते हैं और इनको बनने में ही लाखों हजारों साल लग जाते हैं। तो ये एक समय के बाद अगर इनको हमने विवेकपूर्ण ढंग से खर्च नहीं किया, सोच समझकर खर्च नहीं किया, तो ये एक समय के बाद खत्म हो सकते हैं। इनको हम पुनः नहीं बना सकते। प्रयोग की अवस्था के आधार पे संभावित संसाधन यानी पोटेंशियल रिसोर्सेज, विकसित यानी डेवलप्ड रिसोर्सेज हो गए, और भंडारित यानी स्टॉक रिसोर्सेज हो गए। फिर हो गए चौथे नंबर का रिजर्व्ड यानी रिसोर्सेज, जिनको हम आरक्षित करते हैं। तो ये 4 प्रकार के हो गए। आरक्षित यानी भविष्य के लिए सुरक्षित किए गए संसाधन कहलाते हैं। स्वामित्व के आधार पे व्यक्तिगत संसाधन, इंडिविजुअल, जैसे किसान की भूमि है तो वो खुद की है, उसका निजी ट्यूबवेल हो, कुआं हो, तो वो भी उसका खुद का है। फिर हो गए सामुदायिक संसाधन यानी कम्युनिटी रिसोर्सेज, जिस पे कम्युनिटी का अधिकार हो, जैसे गांव का चारागाह है, तालाब है, सार्वजनिक पार्क है, मैदान है, वो सब सामुदायिक संसाधन है। राष्ट्रीय संसाधन, रेलवे, सड़क, वन, नदियां। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, जैसे समुद्र से 200 मील की जो दूरी है उसके बाहर के जो संसाधन है वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन हो गए, यानी उन पर किसी एक देश का अधिकार नहीं है, सभी देशों का अधिकार है। संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग से पर्यावरणीय संकट उत्पन्न हो सकता है। तो इसके लिए क्या करें फिर? सतत विकास करें। सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें। इसका मतलब क्या है कि आज की ज़रूरत भी पूरी हो जाए, भविष्य की ज़रूरतों को भी सुरक्षित रखा जा सके। इसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। भारत में संसाधनों का वितरण है वो असमान है, जैसे भूमि रिसोर्स हैं, वो डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्स का, वो समान नहीं है, अलग अलग है। जैसे कहीं भूमि है वो खेती वाली है, कहीं वन है, कहीं बंजर भूमि है, कहीं आवास की भूमि है। तो ये भूमि का विभाजन है भौगोलिक रूप से, कहीं पहाड़ हैं, कहीं पर्वत हैं, कहीं मैदान हैं। भूमि क्षरण, भूमि निम्नीकरण क्या होता है? भूमि की उपजाऊपन या जो क्वालिटी है वो घट जाती है, तो उसको कहते हैं भूमि निम्नीकरण। जैसे मिट्टी के कटाव से हो जाए, घट जाएगी। वनों की कटाई अगर अधिक मात्रा में कर दी जाए, अति चराई कर दी जाए। फिर मिट्टी के प्रकार, मिट्टी कितने प्रकार की होती है? जलोढ़ मिट्टी, जहाँ जल की मात्रा अधिक हो। काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल, जिसको बोलते हैं लाल लैटेराइट, मरुस्थली, पहाड़ी, ये मिट्टियों के प्रकार हैं। और मृदा संरक्षण के उपाय, जैसे मिट्टी का कटाव है, अपरदन है, तो उसको रोकें कैसे? मिट्टी का संरक्षण कैसे करें? मिट्टी के भूमि या कहें कि भूमि के निम्नीकरण को कैसे रोकें? मिट्टी के अपरदन को कैसे रोकें? उसकी क्वालिटी जो क्वालिटी है या गुणवत्ता है वो घट रही है, तो उसको कैसे हम बढ़ा सकते हैं? तो इसके लिए हम उपाय करेंगे, जैसे टेरिस खेती करें। टेरिस खेती कौन सी होती है? सीढ़ी नुमा खेती, जो कि पहाड़ के ढलानों में की जाती है। तो उसको इस प्रकार से हम खेती करें ताकि वो मिट्टी है वहाँ से ना कटे। वृक्षारोपण, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। मल्चिंग, अति लघुत्रात्मक प्रश्न है, उनमें हम करेंगे। संसाधनों का सबसे उपयुक्त उदाहरण क्या है? जल, भूमि, खनिज, ये सब संसाधन है। सतत विकास क्या है? ये हमने देख लिया। प्राकृतिक संसाधन कौन से होते हैं? मानव संसाधन कौन से होते हैं? यानी शिक्षित और कुशल व्यक्ति है वो खुद भी एक संसाधन है। कौन से संसाधन नवीकरण है? कौन से मिट्टियों के प्रकार हमने देख ली। अपने चैनल पे आपको शेखावटी मिशन के साथ साथ ये अपने पर्सनल नोट्स हैं ये भी मिलेंगे। इससे पीछे हमारी जो टीम है वो शेखावटी मिशन पे लगी हुई थी। अब हमने अपने पर्सनल नोट्स बनाए हैं, तो दोनों पे काम करेंगे और दोनों आप आसानी से कर सकते हैं। दोनों की ही सुविधा
और विशेषता ये है, विशेषता पहले भी अपने नोट्स की हमने बता दी, बाकी आपको वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ आपको मिलेंगे आंसर विद आंसर। तो आपको एनसीईआरटी बुक में आंसर ढूंढने पड़ते हैं, यहाँ आपके सरल और सहज करके आंसर आपको दे दिए गए हैं, तो आप आसानी से पढ़ सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करें और पढ़ें। चैनल पे विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वन एवं वन्य जीव संसाधन, ये अपना चैप्टर होगा। इसमें हम एमसीक्यू करेंगे, लघु उत्तरात्मक करेंगे और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कि परीक्षा की दृष्टि से वेरी उपयोगी और वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उनको हम शामिल करके लाए। पहला प्रश्न है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? साल कौन सी थी? 1973 के। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर है वो शुरू किया गया था। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो जल संरक्षण, वनों की सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण या भूमि सुधार। वनों को बचाने के लिए जो चिपको आंदोलन चला था उत्तराखंड में, पेड़ों को बचाने के लिए, वन मतलब पेड़ बचाने के लिए, तो महिलाएं वहां सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में आंदोलन कर रही थी। यानी नेतृत्व कौन कर रहे थे? सुंदरलाल बहुगुणा। और महिलाओं की उसमें विशेष भागीदारी थी और महिलाएं पेड़ों से चिपक गई थी प्यारे विद्यार्थियों, पेड़ों को बचाने के लिए। तो देख लो, आपको तो सिर्फ पढ़ाई करनी पड़ रही है। आप पढ़ें, मस्त रहें। कुछ बच्चे पढ़ते पढ़ते ही टेंशन करते हैं, मेरा होगा कि नहीं होगा, कैसे नहीं होगा। कोई भी चीज़ है उसको सरल और सहज करके हम तैयारी करते हैं तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, और अगर हम पेचीदा बना देते हैं तो पेचीदा बन जाती है। भारत में एशियाई चीता कब विलुप्त घोषित किया गया था? साल कौन सी थी? 1952 में। यानी विलुप्त प्रजाति में कौन शामिल है? एशियाई चीता। वनों की अवनति यानी नुकसान, वनों की जो हानि है उसको कहते हैं अवनति। तो वनों की अवनति का प्रमुख कारण क्या है? खनन है। पर्वतीय खेती तो नहीं है, मछली पालन भी नहीं है, पर्वतारोहण भी नहीं है, खनन है। खनन मतलब खोदते हैं ना जमीन के नीचे से, तो वहां से वन पेड़ अपने आप ही हट जाते हैं, तो वो पेड़ों का क्या नुकसान है। जैव विविधता किसे कहते हैं? जीवों की विभिन्न प्रजातियों की विविधता को क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। IUCN का पूरा नाम क्या है और क्या ये संस्था क्या काम करती है? IUCN का पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। नेचर को बचाने के लिए ये संस्था काम करती है। भारत में टाइगर रिजर्व की शुरुआत कब हुई थी? 1973। एक वन्य जीव अभ्यारण्य का जब हम नाम लिखेंगे तो सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य लिख सकते हैं। वन संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? तो वनों से हमें क्या क्या मिलता है? देखो, वनों का संरक्षण मतलब वनों को क्यों बचाएं हम, ऐसा कौन सा फायदा है? तो वन है वो वन्य जीवों के घर तो है ही हैं, जैसे हमारे लिए घर बने होते हैं, तो वन में रहने वाले जीव जंतुओं के लिए पेड़ पौधे ही घर है, तो उनके लिए घर नष्ट हो जाएंगे। वनों से हमें ईंधन भी मिलता है, वनों से हमें लकड़ी भी मिलती है, वनों से हमें औषधि भी मिलती है यानी दवाइयाँ, और वनों से मृदा अपरदन भी रुकता है और जलवायु भी संतुलित होती है। इसलिए वनों का संरक्षण बहुत जरूरी है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन और अपने जीवन में उपयोगी भी है। चिपको आंदोलन 1970 के दशक में उत्तराखंड में ग्रामीणों द्वारा वनों की रक्षा हेतु किया गया एक हिंसात्मक आंदोलन था। वहां की सरकार ने कुछ लोगों को पेड़ काटने की अनुमति दे दी थी, जिससे महिलाएं और सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में एक आंदोलन चलता है अहिंसात्मक, और लोग पेड़ों से चिपक कर उन्हें कटने से बचा रहे थे। इस आंदोलन में महिलाओं की मुख्य भूमिका थी, ये आपको मैंने बता ही दिया। अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान में क्या अंतर होता है? अभ्यारण्य में सीमित मानव गतिविधि संभव है, जबकि राष्ट्रीय उद्यान में पूरी तरह प्रतिबंधित होती। किसी प्रकार का कोई इंसान है वो उनमें नहीं जाएगा, कोई गतिविधि नहीं करेगा। वनों की कटाई के कारण और उनके प्रभाव। वनों की कटाई से कारण क्या है? कृषि का विस्तार करने के लिए काट देते हैं, खनन करने के लिए काट देते हैं, बांध बनाने के लिए, या नगरीकरण के कारण भी वनों की कटाई हो जाती है। संकट क्या है? यानी इसका प्रभाव क्या पड़ता है? जैव विविधता नष्ट हो जाती है, वर्षा कम होती है, मिट्टी कटाव होता है यानी मिट्टी का क्षरण होता है, और आदिवासी समुदायों की जो जीविका है, आदिवासी मतलब जो जंगलों में रहते हैं प्राचीन समय से,
उन लोगों का तो आजीविका ही प्रभावित हो जाती है, क्योंकि उनका तो जीवन ही वहीं से चलता है। प्रोजेक्ट टाइगर क्या है, जो कि 1973 में चला था। इसका उद्देश्य क्या है? जो बाघ हैं, चीता हैं, उनकी घटती हुई संख्या को बचा के रखना इस टाइगर प्रोजेक्ट का उद्देश्य है। वन्य जीव के संरक्षण के उपाय बताएं। वनों की जो अंधाधुंध कटाई है उस पर रोक लगनी चाहिए, तभी इनके जीवों का भी संरक्षण होगा और वनों का भी संरक्षण होगा। अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें, जंगलों की आग से सुरक्षा करें, अवैध शिकार की जो गतिविधि चलती है उनको रोकें और लोगों को जागरूक करें। वहाँ आसपास जो लोग रह रहे हैं उनको जागरूक करें, ताकि वो अवैध रूप से कोई कटाई कर रहा है, शिकार कर रहा है, उनको रोक सके। विलुप्त और संकट जो प्रजातियां हैं वो क्या होती हैं? विलुप्त और संकटग्रस्त। विलुप्त का मतलब होता है वे प्रजातियां जो पूरी तरह समाप्त हो चुकी, यानी अब धरती पर कहीं भी जीवित नहीं है, विलुप्त हो चुकी हो, उन्हें कहते हैं विलुप्त प्रजाति। फिर संकटग्रस्त कौन सी है? यानी वो विलुप्त हुई तो नहीं है लेकिन उन पे संकट है। विलुप्त प्रजातियों के उदाहरण देखें। डोडो पक्षी है, वो अब नहीं है धरती पे। भारतीय एशियाई चीता है, वो 1952 में विलुप्त घोषित किया जा चुका है। पिक हेडेड यानी गुलाबी सिर का जो बतख है वो भी नहीं है। संकटग्रस्त प्रजातियां वो हैं जो जिन पे संकट है, अगर उनको अभी हमने नहीं बचाया तो भविष्य में वो भी क्या हो जाएंगे? लुप्त हो जाएंगी, और लुप्त होने के बाद हमें दिखाई नहीं देंगे पृथ्वी पे। तो इसलिए उनको बचाना जरूरी है। जैसे बंगाल का टाइगर है, ये इस पे संकट है, इसको बचाना जरूरी है। हाथी है, इस पे भी संकट है। गंगा नदी की जो डॉल्फिन है वो भी संकट में है। सिंह मृग है, ब्लैक बैक। हिम तेंदुआ है, बर्फ में रहने वाला जो लियोपार्ड है, वो भी संकट में है। IUCN की रेड लिस्ट श्रेणी क्या होती है? IUCN का नाम हमने देख ही लिया, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर। दुनिया की जीव प्रजातियों और उनकी सुरक्षा स्थिति के आधार पर अलग अलग श्रेणियों में बांटते हैं। भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है टाइगर कौन है? जैसे दो चार नाम लिखे हम। कॉर्बेट है उत्तराखंड में, कॉर्बेट नेशनल पार्क। बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, वो मध्य प्रदेश में है। काजीरंगा असम में है, सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है, और रणथंभौर राजस्थान में। इसके रिवीजन के फैक्ट देखें, क्योंकि अपने जो नोट्स हैं टॉपर नोट्स, इनकी विशेषता है कि इसमें रिवीजन चार्ट भी साथ साथ हैं आपके लिए। जैव विविधता देख ही लिया हमने, वनों का महत्व देख ही लिया, पर्यावरण संतुलन, वर्षा, मिट्टी संरक्षण, औषधि जीव, वनों के प्रकार, वनों के क्षरण, ये सब हमने देख लिया। एक ही साथ आपका पूरे चैप्टर है उसका रिवीजन हो रहा है, तो आप आराम से रिवीजन करें। नेक्स्ट अपना चैप्टर है जल संसाधन, वाटर रिसोर्सेज। जल एक महत्वपूर्ण नवीनीकरणीय संसाधन है। वाटर इज ए विटल रिन्यूएबल रिसोर्स। भारत में वर्षा का वितरण असमान है, समान वर्षा नहीं होती। कहीं भी हमारे वर्षा है वो समान नहीं होती, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग वर्षा होती है, कहीं अधिक तो कहीं कम, कहीं सूखा तो कहीं अतिवृष्टि। जल संकट का कारण क्या है? वाटर सिक्योरिटी को कहते हैं जल संकट, यानी पानी की कमी को कहते हैं जल संकट। अत्यधिक दोहन के कारण जल संकट होता है। प्रदूषण के कारण भी जल संकट होता है, यानी पीने का पानी नहीं होता, नहीं रह पाता, और वो जो जल है वो क्या हो जाता है? खराब हो जाता है, प्रदूषित होता है। असमान वितरण, यानी कहीं अधिक बारिश कहीं कम बारिश, कहीं भूम जल है वो कम तो कहीं ज्यादा है। जल संरक्षण की पारंपरिक तरीके मोस्ट इम्पोर्टेंट, जैसे बावड़ी है, राजस्थान में तालाब, बावड़ी, झील, नदियाँ, ये ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन है। जैसे स्टेप वेल हो गई, टांका हो गया, लेक हो गई, रिवर हो गए। एक खड़ीन भी राजस्थान में प्रसिद्ध है। खड़ीन जो कि पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा बनाई हुई परंपरागत जल संरक्षण की प्रणाली है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना जैसे भाखड़ा नांगल हो गई, हीराकुंड हो गई। और जल विवाद कई राज्यों के बीच, कावेरी जल विवाद प्रसिद्ध है, और कावेरी जल विवाद है वो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, इन राज्यों के बीच है। वर्षा जल संचय एक प्रभावी उपाय। जल संरक्षण आज की प्रमुख आवश्यकता है।
वर्षा जल संचय जिसको बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग, छत वर्षा जल संग्रह। आपको घर में देखा होगा आपने कि छत से एक पाइप को जोड़ दिया जाता है, नीचे धरती पे एक टांका बना दिया जाता है और उसको वर्षा के जल से भरा जाता है, उसको कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। जल संरक्षण आज की प्रमुख आवश्यकता क्यों है? क्योंकि जल है तो कल है, जल को बचाना बहुत जरूरी है। तो जल के बिना कुछ भी संभव नहीं है, जल के बिना जीवन भी संभव नहीं है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे हम। जल किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय। भारत में जल का वितरण कैसा है? असमान है। कौन सी नदी घाटी परियोजनाएं? कोई भी एक का नाम बताना है तो भाखड़ा नांगल हो गई, हीराकुंड हो गई। जल संकट का एक प्रमुख कारण अत्यधिक दोहन, उन्हीं को शामिल किया। कावेरी जल विवाद है कर्नाटक तमिलनाडु के बीच। जल संरक्षण किस पारंपरिक विधि की जो विधि है वो बावड़ी, खड़ीन, तालाब, कुंड, ये सब क्या है? परंपरागत विधि है। हीराकुंड परियोजना उड़ीसा में। कौन सी परियोजना? नर्मदा पे है। सरदार सरोवर। जल संकट का प्रभाव किस पे पड़ता है? सभी पे पड़ता है, चाहे वो खेती हो, मानव हो, मानव का स्वास्थ्य हो या उद्योग हो। उद्योग भी बिना पानी के नहीं चलते, फैक्ट्रियां भी। भूजल का अत्यधिक दोहन किस कारण हो रहा है? अधिक सिंचाई और घरेलू उपयोग। हम सिंचाई करने के लिए भूमि के भूजल यानी भूमि के नीचे का जल, जिसमें हम ट्यूबवेल वगैरह चलाते हैं, कुएं चलाते हैं, तो नीचे से खींचता है वो पानी, और धरती के ऊपर हम यूज करते हैं, जैसे कृषि में कर लिया, सिंचाई में कर लिया, घरेलू उपयोग में कर लिया। वर्षा जल संचय जल संरक्षण का प्रमुख साधन है। जल का पुनर्चक्रण क्या कहलाता है? रिसाइकलिंग। भारत की जल संकट की स्थिति को कैसे सुधारा जा सकता है? वर्षा जल संचय करें यानी वाटर हार्वेस्टिंग करें, सतत उपयोग करें यानी भविष्य की पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए हम जल का उपयोग करें। यूं नहीं कि जल वेस्ट ही बहा रहे हैं, आने वाली पीढ़ियों के लिए बचे ही नहीं, ऐसा ना करें। किस परियोजना ने विस्थापन को जन्म दिया? सरदार सरोवर परियोजना। और सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा बचाओ आंदोलन के रूप में चल रहा है, और वहाँ से लोग काफ़ी विस्थापित करना, मतलब वहाँ से विकास के नाम पे हटाए गए लोगों को, तो वहाँ उन लोगों ने विरोध कर दिया और आंदोलन कर दिया, नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो विस्थापन की एक बड़ी समस्या है, इसीलिए वो आंदोलन कर रहे हैं। राजस्थान में जल संरक्षण की पारंपरिक तकनीक जोड़, बावड़ी, खड़ीन। कौन सी परियोजना गंगा नदी पे बनी हुई है? टिहरी डैम। जल संकट कौन सा क्षेत्र अधिक प्रभावित है? जो सूखा क्षेत्र है वो ज्यादा प्रभावित है। कौन सा स्रोत है? जल का सबसे स्थायी स्रोत है भूजल। बहुउद्देशीय परियोजना का एक नुकसान क्या है? बहुउद्देशीय, बहु का मतलब जिनसे कई उद्देश्य पूरे होते हो, उन परियोजनाओं को कहते हैं बहुउद्देशीय। जैसे सिंचाई भी हो रही हो, पीने का पानी भी मिल रहा हो, ऊर्जा भी बनाई जा रही हो, परिवहन के भी काम आ रहा हो, पर्यटन भी वहाँ संभव हो, तो उन परियोजनाओं को कहते हैं बहुउद्देशीय परियोजनाएं। तो इनसे एक हानि है भी है कि यहाँ पारिस्थितिकी तंत्र को हानि होती है। तो इस चैप्टर से बनने वाले मुख्य प्रश्न हो गए, जैसे वर्षा जल संचय क्या है, कावेरी जल विवाद क्या है, बावड़ी क्या है, जल संसाधनों का अत्यधिक दोहन भारत में किस प्रकार की समस्या उत्पन्न कर रहा है, वर्षा जल संचय है वह क्यों आवश्यक है, और राजस्थान जैसे शुष्क प्रदेश में और भी ज्यादा आवश्यकता है इसकी। वर्षा जल संचय भूजल है उसके स्तर को बनाए रखने में सहायक है। शहरीकरण और जल की जो बढ़ती मांग है उसके कारण और भी अधिक आवश्यक हो जाता है। यह तकनीक कम लागत और स्थायी और कहने का मतलब जो स्थानीय लोग हैं, वहीं रहने वाले लोग, उनकी भागीदारी पे ही आधारित है। जैसे राजस्थान है, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में तकनीक सफल रहती है। तो भारत में जल वितरण असमान क्यों? क्योंकि भारत में कुछ क्षेत्रों में अधिक वर्षा होती है तो कुछ क्षेत्र भी वहाँ पे सूखे ही रह जाते हैं। जैसे मेघालय में बहुत अधिक वर्षा होती है तो राजस्थान लगभग सूखा रह जाता है। जल संरक्षण के उपाय कौन से? जैसे जल को बचाएं कैसे? वर्षा जल को इकट्ठा करें यानी वाटर हार्वेस्टिंग करें, और बूंद बूंद सिंचाई को काम में लें। परंपरागत जल संरचनाओं का पुनरुद्धार करें, यानी जो खड़ीन तालाब जो बने हुए हैं उनकी खुदाई कर दें सिंचाई इससे बारिश से पहले, ताकि वो पानी की भर जाएं। खड़ीन का भी यूज करें और जन जागरूकता जैसे उपाय अपनाएं।
स्कूल, घर, उद्योग में जल की बचत करने की आदत डालनी चाहिए बच्चों में। बच्चों को बताना चाहिए कि जल ही तो जीवन है और ये केवल नारा ही नहीं है, एक ज़रूरत भी है। तो इसको विद्यालय स्तर पे ज़्यादा मजबूत बनाया जाना चाहिए, बच्चों के स्तर पे इसको ज़्यादा समाज तक पहुंचाया जाना चाहिए। नेक्स्ट अपना चैप्टर है वो है कृषि, एग्रीकल्चर। भारत एक कृषि प्रधान देश है। अधिकांश जो लोग हैं ये एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं, डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। कृषि के प्रकार हो गए जैसे व्यावसायिक कृषि, कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगी मैं आपको। जो हो गए आपकी व्यावसायिक कृषि यानी कमर्शियल, यानी व्यापार के मकसद से। मिलेट, मोटा अनाज। स्थानीय और मिश्रित, मिश्रित मतलब पशुपालन भी हो साथ, किस खेती किसानी के साथ साथ पशुपालन भी हो तो उसको कहेंगे मिश्रित। स्थानांतरित मतलब जहाँ जगह को परिवर्तन कर दिया जाए, शिफ्टिंग, शिफ्ट कर दिया जाए, एक जगह खेती करने के बाद उसको छोड़ दें दूसरी जगह खेती करें तो उसको कहेंगे स्थानांतरित। और इसको उत्तर पूर्व के जो राज्य हैं अपने भारत के, असम, मेघालय, उधर उसको कहते हैं झूम खेती। मुख्य फसल कौन सी है? जैसे खाद्यान्न फसल जो कि खाने के लिए बोई जाती, गेहूं, चावल, बाजरा। तिलहन यानी जिनसे तेल निकलता है। कपास, कपास आप जानते ही हो। जूट, गन्ना, दाल आदि। रबी की फसल और फसलों के मौसम देखेंगे। रबी, खरीफ, जायद। तो रबी की फसल है वो जैसे गेहूं, सरसों, चना। जो खरीफ है ये बाजरा, बाजरे के साथ बोई जाने वाली फसलें। जायद जो कि बीच में तरबूज, खरबूजा वाली फसल होती है। हरित क्रांति, जैविक खेती, तकनीकी सुधार का योगदान। कृषि में चुनौतियां क्या हैं? सिंचाई की कमी, एक तो पानी की कमी, भूमि का क्षरण यानी उसकी क्वालिटी है वो घट रही है। छोटे छोटे जोत हैं यानी खेत है वो उनका आकार है वो छोटा है। जलवायु परिवर्तन भी इसका इशू है। सरकार भी इसमें समर्थन मूल्य, बीमा और सब्सिडी, उर्वरक आदि देती। भूमि निम्नीकरण, भूमि की गुणवत्ता में कमी हो जाना। और फिर इसको बढ़ाएं कैसे? जैसे गुणवत्ता में कमी कैसे हो जाती है? एक तो भूमि की कटाई हो जाए यानी अपरदन हो जाए, अत्यधिक कृषि, पेड़ पौधे काट दिए जाएं, जल प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन। भारत की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार क्या है? कृषि। कौन सी फसल? रबी के मौसम में गेहूं। बहुत ही सरल है ये, आप कर लेंगे मुझे पता है। खरीफ की फसल में धान। जैविक खेती किसका प्रयोग नहीं होता? रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं होता। रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग जैविक खेती में नहीं होता। स्थानांतरित कृषि कहाँ होती है? उत्तर पूर्व भारत में। जूट किस प्रकार के क्षेत्र में उगाई जाती है? गंगा का जो बेसिन है उसमें उगाई जाती है, पश्चिमी बंगाल में। भारत में प्रमुख तिलहन कौन सी है? सरसों है। दलहन फसल का उदाहरण है चना। सबसे अधिक जिससे दाल बनाई जाए उसको कहेंगे दलहन। सबसे अधिक धान उत्पादक राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। कृषि बीमा योजना क्या है? प्राकृतिक आपदाओं से किसान की रक्षा करना। गन्ना उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है। मिश्रित कृषि का अर्थ है फसल और पशुपालन दोनों साथ। सबसे अधिक कपास उत्पादक राज्य कौन से हैं? महाराष्ट्र और गुजरात। और यहाँ काली मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है और काली मिट्टी कपास के लिए उत्तम है। काजू किस प्रकार की फसल है? वृक्ष फसल है, ट्री क्रॉप। रबी की फसल कब बोई जाती है? सर्दियों में, अक्टूबर और नवंबर के महीने में। और काटी कब जाती है? मार्च अप्रैल में। और ऐसे ही फिर खरीफ वाली कर लें। खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। कृषि को समर्थन मूल्य कौन निर्धारित करता है? भारत सरकार। कौन सी कृषि है, खेती है, वो पूरी तरह मानसून पर निर्भर है, वर्षा आधारित। रबी और खरीफ की फसल में अंतर देख लें। रबी फसलें सर्दियों में बोई जाती हैं, खरीफ की फसलें मानसून के मौसम में बोई जाती हैं। जैविक खेती के क्या लाभ हैं? इससे एक तो मिट्टी स्वस्थ रहती है, रसायनों से मुक्त रहती है और पर्यावरण को भी हानि कम होती है। सरकार किसानों की सहायता, बीमा और समर्थन मूल्य देकर करती है, सब्सिडी दे देती है। कृषि की समस्याएं देख ही ली हमने। सिंचाई के लिए पानी नहीं है, मानसून भी साथ नहीं देता, तो कृषि फिर हो कैसे? और कृषि के प्रकार,
पारंपरिक कृषि कहाँ होती है? पूर्वोत्तर भारत में होती है। व्यवसायिक पंजाब में होती है, जैसे गेहूं, चावल, झूम खेती होती है। कहाँ पे? उत्तर पूर्व भारत में मिश्रित खेती देख ही ली। जैविक और रासायनिक खेती की तुलना हमने देख ही ली। जैविक खेती से तो क्या पर्यावरण प्रदूषित नहीं होता, उसमें गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट है, प्राकृतिक खाद का प्रयोग किया जाता है। जबकि रासायनिक खाद है, रासायनिक खेती है, उसमें रासायनिक खाद का उपयोग होता है, तो मिट्टी है और वो प्रदूषित हो जाएगी और वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक रहेगी। बांस ड्रिप पद्धति देखेंगे, इसमें वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि बांस ड्रिप पद्धति क्या होती है। तो ये पारंपरिक ड्रिप सिंचाई की एक स्थानीय और किफायती रूप है, जिसका प्रयोग पूर्वोत्तर भारत, असम, मेघालय की तरफ होता है, विशेष करके मेघालय में। और इसमें बांस की नलियां, ट्यूब और पाइप होते हैं ना, जैसे प्लास्टिक की, उस प्रकार से ये बांस के पाइप बना दिए जाते हैं और उनमें छेद कर दिए जाते हैं। तो उनमें टपक टपक बूंद बूंद, जिन जहाँ छेद किए पेड़ पौधा लगा दिया वहां पे उसके ऊपर छेद कर दिया। और ये विशेष रूप से कहाँ होती है? जल या झरने के पानी को ढलान के सारे खेतों तक पहुंचाया जाता है। जैसे इसका देख लें अपन, ये बांस के पाइप है, ये बांस के पाइप है, इनमें छेद कर दिए और इनको पेड़ के ऊपर छेद किए तो बूंद बूंद पानी है वो गिरता रहेगा। जैसे गिर रहा, होल कर दिए, यहाँ होल दिखा रहे, इनसे पानी गिरता रहेगा। इसको कहते हैं बूंद बूंद सिंचाई या बांस ड्रिप पद्धति। ड्रिप एरिगेशन यूजिंग बैम्बू, बैम्बू बोलते हैं इंग्लिश में बांस को। बांस के पेड़ देखे होंगे आपने, खूब लंबे लंबे होते हैं। कम पानी में अधिक फसल बोई जा सकती है, इसकी प्रमुख विशेषता है। और पौधे की जड़ों में सीधे पानी पहुंच जाता है, जिससे पानी की बर्बादी नहीं होती। दूसरा, इसमें बांस, प्लास्टिक के पाइप की जगह बांस के भी पाइप यूज किए जाते हैं, जो कि पर्यावरण के अनुकूल भी। स्थानीय सामग्री का निर्माण किया जाता है, जैसे बांस, पत्ते और रस्सियों का प्रयोग कर लिया जाता है। ढलान वाले क्षेत्रों में, जैसे पानी के गुरुत्वाकर्षण, जो ग्रेविटी है, उसको ध्यान में रखकर उसकी सहायता से नीचे लाया जाता है। तो हमने देख लिया इसको कि पानी बचाने की बहुत अच्छी पद्धति है स्थानांतरित कृषि। इसे झूम खेती भी कहा जाता है, विशेषकर उत्तर पूर्व भारत में। और किसान जंगल की जमीन साफ करके खेती करते हैं, कुछ साल बाद उस जमीन को छोड़ देते हैं और नई जमीन पे खेती कर लेते हैं। पुरानी जमीन को फिर से उपजाऊ होने के लिए छोड़ दिया जाता है। जैसे मेघालय, नागालैंड, मिजोरम में जीविका निर्वाह खेती। ये खेती किसान अपनी ज़रूरत के लिए ही करता है, बाजार में बेचने के लिए नहीं करता। जैसे जमीन छोटी होती है और परंपरागत तरीके से हल वगैरह से ही कर लिया जाता है, इसमें ट्रैक्टर, बड़ी मशीनें लगाने की जरूरत नहीं होती। परंपरागत तरीके यूज किए जाते हैं, घर के लोग ही लगे रहते हैं, ज़्यादा श्रमिक नहीं चाहिए। गेहूँ, चावल, मक्का आदि की फसल होती है, इसमें खाने की फसलें ही बोई जाती हैं। परिवार के लिए खाना उगाना इसका उद्देश्य होता है, लाभ कमाना नहीं होता। गहन जीविका निर्वाह, इसकी थोड़ी उल्टी हो गई। ये जीविका खेती है, लेकिन कम जमीन पर अधिक उत्पादन करने की कोशिश की जाती है। इसमें ज़्यादा श्रमिक लगाए जाते हैं, ज़्यादा समय भी लगता है, सिंचाई, खाद आदि का भी ज़्यादा उपयोग किया जाता है और मशीनों का प्रयोग किया जाता है। एक ही ज़मीन पर बार बार खेती की जाती है। जैसे भारत, चीन, बांग्लादेश आदि में घनी आबादी वाले क्षेत्रों में गहन जीविका निर्वाह खेती की जाती, क्योंकि थोड़ी करेंगे तो जनसंख्या का पेट कैसे भरेंगे। इतनी बड़ी जनसंख्या वाले देशों में वाणिज्य कृषि, कमर्शियल, यानी ये लाभ के लिए की जाती है, खुद के खाने के लिए नहीं की जाती, लाभ के लिए, सीधे बाजार में उतारा जा सके। बड़े स्तर पे मशीनें, उर्वरक और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल होता है, लाभ कमाना इसका प्रमुख। जैसे गन्ना हो गया, कपास हो गया, मक्का हो गया, गेहूँ हो गई। रोपण कृषि, प्लांटेशन फार्मिंग, वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट। इसमें एक ही फसल को बहुत बड़ी जगह या जमीन पर उगाया जाता है, जैसे बाग और फार्म के रूप में। श्रम प्रदान और पूंजी प्रदान, यानी बड़े स्तर पे मशीन और बड़े स्तर पे पैसे लगाए जाते हैं। एक ही फसल, जैसे चाय, कॉफ़ी, रबर, केला आदि की फसलों को रोपण कृषि में ही बोया जाता है। आमतौर पर विदेशी कंपनियां, बड़े फार्म के जो मालिक होते हैं, वो इस कृषि को करते हैं। असम में चाय, केरल में रबर और कर्नाटक में कॉफ़ी मुख्य स्थल हैं। ये याद रखना है आपको। चाय अधिक कहाँ उत्पादित होती है? असम, मेघालय में, रबड़ केरल में, कॉफ़ी कर्नाटक में।
फसलों के प्रकार 3 हैं, जैसे खरीफ की फसल हो गई, बारिश के मौसम में बोई जाती है, सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है, बारिश पर निर्भर होती है। बुआई मानसून के समय बोई जाती है। और फिर इसमें मुख्य फसलें हो गई। रबी की फसल सर्दियों में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। जायद की फसलें रबी और खरीफ के बीच की जो अवधि होती है ना, उसमें बोई जाती है, मार्च से जून के महीने में। और गर्मियों की छोटी अवधि में बोई जाती है। सिंचाई की जरूरत होती है क्योंकि गर्मी का मौसम होता है। तरबूजा, खरबूजा, खीरा, तरोई, सूरजमुखी, ये फसलें होते हैं। भारत में चाय उत्पादन किन राज्यों में होता है? चाय उत्पादन के लिए जलवायु कैसी होनी चाहिए, इसको हम याद करेंगे। जैसे भारत में चाय है, चाय असम में उत्पादित होती है, भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। पश्चिम बंगाल, खासकर दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी क्षेत्र में, तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों में, और जो केरल है उसकी मुन्नार और वायनाड जैसी हिल स्टेशन है, वहाँ पे चाय उत्पादन के लिए आवश्यक जैसे ठंडी और नम भूमि चाहिए। जलवायु कैसी चाहिए? ठंडी और नम। पहाड़ी ढलान होने चाहिए, हिल्स होने चाहिए, और फिर वर्षा होनी चाहिए 100 से 200 सेंटीमीटर। अम्लीय मिट्टी होनी चाहिए, एसिडिक सोइल। ये इसके लिए जलवायु की विशेषता होनी चाहिए, तभी जो चाय है वो उत्पादित होगी। भारत में कॉफ़ी के लिए कौन से राज्य हैं? कॉफ़ी उत्पादन के लिए कौन सी भौगोलिक परिस्थितियाँ चाहिए? तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, ये अपने हैं कॉफ़ी उत्पादक। तो कर्नाटक एकदम याद रखना आपको, कॉफ़ी कर्नाटक। ऊंचाई वाला क्षेत्र होना चाहिए कॉफ़ी के लिए, 600 या 1500 मीटर तक की ऊंचाई होनी चाहिए। छाया और नमी की आवश्यकता रहती है। अच्छी जल निकासी होनी चाहिए, दोमट मिट्टी होनी चाहिए। मध्यम तापमान होना चाहिए 15 से 28 डिग्री के बीच। खनिज और ऊर्जा संसाधन, ये अपना चैप्टर होगा। खनिज मतलब खोद कर निकाले जाने वाले पदार्थ, और ऊर्जा मतलब शक्ति देने वाले पदार्थ। खनिज पदार्थों की खनिज है वो पृथ्वी की परतों के बीच पाए जाने वाले प्राकृतिक पदार्थ हैं, मानव निर्मित नहीं है, प्रकृति द्वारा निर्मित पदार्थ हैं। खनिजों को 2 भागों में बांटा जा सकता है, एक तो धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिज। धातु जिसमें धातु की मात्रा हो, अधात्विक जिसमें धातु की मात्रा नहीं हो, और ऊर्जा वाले जो कि शक्ति देते हैं। भारत खनिजों की दृष्टि से समृद्ध है, लेकिन वितरण है वो असमान है, सभी जगह समान नहीं है। लोहा, बॉक्साइट, मैंगनीज, तांबा प्रमुख धात्विक खनिज। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और ऊर्जा खनिज। एनर्जी रिसोर्सेज में जैसे अपन माने सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, बायोगैस और अक्षय ऊर्जा के स्रोत हो गए। खनिजों, ये अक्षय ऊर्जा के स्रोत हैं। अक्षय मतलब रिन्यूएबल, यानी इनको बना सकते हैं, ये खत्म नहीं होगी। खनिजों का संरक्षण आवश्यक है। क्यों? क्योंकि इनके भंडार सीमित है, और इनको अविवेकपूर्ण तरीके से खर्च करेंगे तो ये बहुत जल्दी खर्च हो जाएंगे। भारत का कौन सा राज्य लौह अयस्क इसका सबसे बड़ा उत्पादक है? झारखंड। बॉक्साइट की कौन सी धातु प्राप्त होती है? बॉक्साइट से एल्यूमिनियम। कौन सी एक अधात्विक खनिज है? चूना पत्थर, यानी जिसमें धातु नहीं। कोयला किस प्रकार का ऊर्जा खनिज है? कौन सा ऊर्जा स्रोत अक्षय है? सौर ऊर्जा। भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा है? डिगबोई, असम। कौन सा राज्य मैंगनीज का अग्रणी उत्पादक है? महाराष्ट्र। जल विद्युत उत्पादन, ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है? बहते हुए पानी से। बहते हुए पानी को ऊंचाई से डालें तो उससे ऊर्जा उत्पन्न होगी, यानी बिजली बनेगी। कौन सा ऊर्जा स्रोत पर्यावरण के लिए सबसे सुरक्षित है? सौर ऊर्जा। खनिजों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? सीमित मात्रा में है, समाप्त हो जाएंगे अगर ढंग से नहीं यूज किए तो इससे बनने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है उनको शामिल कर दिया है। खनिज किसे कहते हैं? खनिज पृथ्वी की सतह पर धरती परतों में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व यौगिक हैं जो उच्च ताप और दाब की प्रक्रिया से लाखों वर्षों में बनते। पारंपरिक खनिज है, पारंपरिक खनिज, तो इनको एक बार अच्छे से आप पढ़ लें। कोयले के प्रकार, कोयले के 4 प्रकार होते हैं: पिट कोयला, लिग्नाइट, बिटुमेन, एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट सबसे उच्च गुणवत्ता वाला कोयला होता है, और ये बिजली उत्पादन, इस्पात कारखाना, घरेलू ईंधन के रूप में उपयोग होता है। खनिजों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? क्योंकि ये नवीकरण योग्य नहीं है, और ये सीमित मात्रा में, इनको अगर हमने विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग नहीं किया तो एक समय बाद ये
क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। तो इसके लिए हमें पुनर्चक्रण करना चाहिए, कुशल खनन करना चाहिए, वैकल्पिक संसाधनों का उपयोग करना चाहिए, यानी इन के स्थान पर हमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा जैसे स्रोतों का उपयोग करना चाहिए। विनिर्माण उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का जो चैप्टर है अपना, उद्योगों का मतलब क्या, कच्चे माल को उपयोगी माल में परिवर्तित करना। कच्चे माल के आधार पे कौन से उद्योग हैं, सूती वस्त्र उद्योग। भारत में सबसे बड़ा इस्पात उद्योग कौन सा है, कहाँ पे है, झारखंड में है। आईटी उद्योग बेंगलुरु में है। प्रदूषण नियंत्रण के लिए कौन सा उपाय उचित है, जल शुद्धिकरण यंत्र हैं वो लगाए जाने चाहिए। सूती वस्त्र उद्योग किस राज्य का प्रमुख है, महाराष्ट्र का। कौन सा उद्योग कृषि पे आधारित है, चीनी उद्योग है, यानी कृषि चीनी गन्ना, चीनी किससे बनती है, गन्ने से बनती है। और गन्ना कहाँ उत्पादित होता है, किस खेती में, कृषि आधारित उद्योग हो गए। इस्पात उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चा माल क्या है, लौह स्कोर कोक। सरकार ने किस संस्था को प्रदूषण नियंत्रण के लिए स्थापित किया है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को, सीपीसीबी। एमएसएमई का अर्थ क्या है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग को कहते हैं एमएसएमई। सीमेंट उद्योग किस क्षेत्र में विशेष रूप से स्थापित होता है, जहाँ चूना पत्थर वाले क्षेत्र हो वहाँ पे सीमेंट उद्योग लगाया जाता है। कपड़ा उद्योग किस प्रकार का है, हल्का उद्योग है। भारत का पहला इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ है, जमशेदपुर में। कौन सी तकनीक उद्योग भारत में तेजी से बढ़ रही है, सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी। वायु प्रदूषण को मापने का एक तरीका कौन सा है, AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स। सीमेंट उद्योग का बताई दिया, खनिज चूना पत्थर। कौन सा संगठन औद्योगिक नीति बनाता है, भारत सरकार बनाती है। कौन सा उद्योग अधिक श्रम आधारित है, हस्तशिल्प उद्योग, हाथ से बनाए जाने वाले उद्योग। उद्योग पुनर्निर्माण किसे कहते हैं, जब कच्चे माल को मशीनों के द्वारा उपयोगी वस्तुओं में बदला जाता है तो उसे कहा जाता है विनिर्माण। भारत में उद्योगों के लिए प्रमुख स्थान या कारक कौन से हैं, उद्योग कहाँ लगाए जा सकते हैं। तो उद्योगों के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक तो कच्चा माल होना चाहिए, श्रमिक होने चाहिए, बिजली भी होनी चाहिए, परिवहन भी होना चाहिए, यानी जो माल बना लिया फैक्ट्री में उसको जल्दी और सस्ते परिवहन के साधन से हम मार्केट में उतार सके, तो परिवहन के साधन होने चाहिए। जल के स्रोत भी होने चाहिए। इस्पात उद्योग के लिए आवश्यक माल क्या है, लोहा, इस्पात, कोक, चूना आदि है। उद्योग के पर्यावरणीय प्रभाव क्या है, उद्योगों से यानी फैक्ट्रियों से पर्यावरण को नुकसान होता है, प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है, और मानव की जो सेहत है उस पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, प्रकृति पे भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। आईटी उद्योग, सॉफ्टवेयर उद्योग को कहते हैं आईटी उद्योग, और ये बेंगलुरु, हैदराबाद, नोएडा आदि में केंद्रित है। मानव भारत में वस्त्र उद्योग का महत्व क्या है, सबसे पुराना उद्योग है एक तो ये वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग सबसे पुराना उद्योग है। और फिर इसकी दूसरी विशेषता क्या है, ये कृषि के बाद सबसे अधिक रोजगार देने वाला उद्योग भी है। इस उद्योग में दो प्रमुख उद्योग हैं, एक तो सूती वस्त्र और एक ऊनी वस्त्र। और भारत में महाराष्ट्र में, गुजरात, पंजाब जैसे राज्यों में प्रमुख हैं। ये विदेशी मुद्रा कमाने में भी मदद करते हैं, सूती वस्त्र उद्योग। इस्पात उद्योग का भारत में विकास और वितरण क्या है, तो इस्पात उद्योग भारत में जमशेदपुर टाटा स्टील कंपनी है उसका लगा हुआ है, और इसमें खनिज पदार्थ हैं, लोह यानी कोक, बिजली और पानी की आवश्यकता होती है। झारखंड उड़ीसा में ही। उद्योगों से उत्पन्न प्रदूषण की बात करी ली, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। भारत में सीमेंट उद्योग का महत्व और वितरण। सीमेंट किससे बनाया जाता है, चूना पत्थर, जिप्सम, सिलिका, इनकी आवश्यकता होती है। और ये भवन निर्माण में सीमेंट के बिना भवन बन ही नहीं सकता, तो अति आवश्यक है। ये उद्योग राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ में केंद्रित है। और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है वो इसकी गुणवत्ता, प्रदूषण को, कई उद्योग हैं प्रदूषण तो नहीं कर रहे, तो इसकी गुणवत्ता, जल प्रदूषण की निकासी, इनके लिए निर्देश समय समय पे जारी करता रहता है। नेक्स्ट, और इस भूगोल का जो विषय है इसका अंतिम अपना चैप्टर है वह राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा, लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी।
सबसे पहले हम पाठ का सार देखेंगे कि परिवहन और संचार किसी देश की अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा होती है। परिवहन मतलब वो साधन जो एक जगह से दूसरी जगह सामग्री को ले जाने में सहायक होते हैं, वो परिवहन कहलाते हैं। संचार यानी शब्द, भाषा आदि के आधार पर संचार, कम्युनिकेशन का काम करते हैं। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन आर लाइफ लाइन ऑफ ए नेशन इकोनॉमी। भारत में 4 प्रकार के परिवहन के साधन हैं। कौन कौन से? जैसे सड़क हो गई, रेल, जल और वायु। सड़क, रेल, जल और वायु। इंडिया हैज 4 मेजर टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट: रोड, रेल, वाटर एंड एयर। संचार, व्यक्तिगत और जनसंचार। टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, पर्सनल और मास कम्युनिकेशन। भारत एक बड़ा डाक और टेलीफोन नेटवर्क वाला देश है। व्यापार 2 प्रकार के होते हैं। इंडिया हैज ए लार्ज पोस्टल एंड टेलीकॉम नेटवर्क। व्यापार में जैसे इंटरनेशनल यानी आंतरिक, डोमेस्टिक, आंतरिक को कहते हैं डोमेस्टिक यानी घरेलू व्यापार, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। व्यापार के 2 तरीके हैं, एक तो घरेलू जिसको कहते हैं आंतरिक, और फिर हो गया अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल डोमेस्टिक जिसको बोलते हैं। बंदरगाह और हवाई अड्डे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है। परिवहन और संचार को क्या कहा जाता है? जीवन रेखा कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क भारतीय रेलवे के अधीन है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग NH-44 है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल यानी स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग परियोजना किसको जोड़ता है? 4 बड़े महानगरों को जोड़ता है: दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को। समुद्री जलमार्ग का उपयोग होता है भारी और थोक वस्तुओं के परिवहन में। समुद्री जलमार्ग वो सबसे, समुद्री परिवहन है वो सबसे सस्ता है जल परिवहन। और यहाँ भारी जो चीजें होंगी, थोक की वस्तुएं होंगी, उनका परिवहन होता है। भारत का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? मुंबई। आंतरिक व्यापार, दिल्ली से पटना वस्तु भेजना। भारत का पहला विमानन पतन कौन सा है? मुंबई। जनसंचार का उदाहरण क्या? जैसे रेडियो है, टीवी है, समाचार पत्र है। भारत का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि दिल्ली में है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत का प्रमुख निर्यात क्या है? हम दूसरे देशों को क्या निर्यात करते हैं यानी क्या भेजते हैं? निर्यात मतलब भेजना। वस्त्र और रत्न भेजते हैं। किस संचार प्रणाली में व्यक्ति विशेष को संदेश भेजा जाता है? व्यक्तिगत संचार में। डाक सेवा किस मंत्रालय के अधीन है? संचार मंत्रालय के। सबसे तेज परिवहन प्रणाली कौन सी है? वायु परिवहन। वायु यानी हवाई जहाज से हम परिवहन करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो वो परिवहन सबसे तेज है, फास्ट है। वाटरवेज भारत में मुख्य रूप से किस नदी पे है? गंगा पे है। राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण और रख रखाव कौन करता है? राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI। भारत में पहला मेट्रो शहर कौन सा है? कोलकाता। रेडियो किस प्रकार का संचार है? जनसंचार का माध्यम है। भारत का सबसे पुराना बंदरगाह कोलकाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से क्या लाभ होते हैं? विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से। अंतर्राष्ट्रीय मतलब 2 या 2 से अधिक देशों के बीच जो व्यापार होता है उसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। घरेलू व्यापार कहते हैं घर के अंदर, या कहें कि एक ही देश के अंदर विभिन्न राज्यों के बीच जो व्यापार होता है उसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय या घरेलू, डोमेस्टिक यानी घरेलू व्यापार, या इंटरनल भी कहते हैं इसको, आंतरिक व्यापार भी कहते हैं। परिवहन को जीवन रेखा क्यों कहा गया है? परिवहन के जो साधन है उसको जीवन रेखा क्यों कहा गया है? तो परिवहन से कच्चा माल, वस्तुएं, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं। यह आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए आवश्यक है, इसलिए इसको क्या कहा गया है? जीवन रेखा कहा गया है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की। गोल्डन यानी स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है वो क्या है? तो 4 बड़े महानगरों को जोड़ने वाली परियोजना है, उसको कहते हैं 6 लेन परियोजना है। 6 लेन और 4 महानगरों को जोड़ने वाली। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। व्यक्तिगत और जनसंचार में क्या अंतर है? व्यक्तिगत में व्यक्तिगत रूप से भेजे जाते हैं। जनसंचार में यानी जैसे टीवी है, रेडियो है, जो सब तक पहुंच जाए, किसी एक व्यक्ति तक नहीं, सब तक पहुंच जाए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जब एक देश दूसरे देशों से वस्तु, सेवा आयात या निर्यात करता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग एक कौन सी नदी पर है? गंगा नदी पे, इलाहाबाद से हल्दिया तक।
शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करें तो भारत में परिवहन के विभिन्न प्रकारों की तुलना करें तो भारत में सड़क परिवहन लचीला है, गांव के लिए उपयुक्त है। सड़क परिवहन है वो लचीला है, लेकिन गांव से गांव तक पहुंचा जा सकता है, इससे गांव तक उपयुक्त है। रेल परिवहन भारी है, लंबी दूरी की वस्तुओं के लिए अच्छा है। जल परिवहन सस्ता है पर धीमा है। और वायु परिवहन तेज है लेकिन महंगा है। सभी परिवहन देश के विकास में महत्वपूर्ण है। जनसंचार के माध्यमों का महत्व क्या है? तो जनसंचार जैसे कि रेडियो, टीवी, समाचार आदि से लोगों को सूचना मिल जाती है, शिक्षा मिल जाती है, मनोरंजन हो जाता है। ये लोकतंत्र में जन जागरूकता फैलाने के भी काम करते हैं। चुनावों के टाइम सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करने में, आपातकालीन सूचना देने में सहायक हैं। भारत में बंदरगाहों का महत्व बताना है तो बंदरगाह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? भारत के बंदरगाह हैं, उनका क्या महत्व है कि ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार कहलाते हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय यानी दूसरे देशों से आयात और निर्यात होता है तो बंदरगाहों के माध्यम से होता है। तो वहाँ जो जहाज रुकती हैं वो, तो इसलिए इनको क्या कहते हैं? प्रवेश द्वार। प्रमुख बंदरगाह जैसे मुंबई हो गई, कोलकाता हो गई, चेन्नई हो गई, समुद्री जो एरिया जहाँ भी लगता है वहाँ पे बंदरगाह बनाए जाते हैं इन पानी की जहाजों को खड़ा करने के लिए। उस जगह को कहते हैं बंदरगाह। कोची आदि शामिल है इसमें। समुद्री मार्ग से भारी और थोक वस्तुओं का व्यापार होता है। संचार प्रणाली के विकास का भारत की अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव है? संचार ने व्यापार को बढ़ाया है, बैंकिंग सिस्टम है उसको बढ़ाया, प्रशासन और शिक्षा को सरल और तेज बनाया। डिजिटल इंडिया जैसी योजनाएं हैं उनसे ग्रामीण क्षेत्रों में संचार पहुंचा है। इससे पारदर्शिता और कुशलता भी बढ़ी है। भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आने वाली चुनौतियां। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करता तो है, लेकिन चुनौतियां भी किस प्रकार की हैं? एक तो असंतुलित आयात निर्यात। भारत निर्यात ज्यादा करता है, आयात कम करता है। आयात का मतलब दूसरे देशों में भेजना, निर्यात का मतलब है हम दूसरे देशों से मंगाते हैं। नहीं सॉरी, निर्यात मतलब भेजते हैं, आयात मतलब मंगाते। आ मतलब मंगाते हैं। तो आयात हमारा ज्यादा है, निर्यात हमारा कम है। तो ये हो गया असंतुलित व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। वैश्विक प्रतिस्पर्धा भी ज्यादा हो गई, यानी जो डेवलप कंट्री हैं वो विकासशील देशों पर भी कुछ प्रतिबंध लगाती हैं। उन प्रतिस्पर्धाओं में टिकना मुश्किल हो जाता है। परिवहन लागत भी ज्यादा आ जाती है, तो जो माल है वो महंगा हो जाता है। समाधान क्या है? एक तो बेहतर बंदरगाह बनाएं, उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद बनाएं, व्यापार समझौते करें जिससे सस्ता व्यापार हो, और तकनीकी विकास भी करें ताकि डेवलपमेंट है, व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वो आसानी से किया जा सके। तो प्यारे विद्यार्थियों, अपने भूगोल विषय को हमने कंप्लीट किया है। भूगोल विषय के 6 चैप्टर हैं वो कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट अपना चैप्टर होगा सिविक्स का, यानी लोकतांत्रिक राजनीति का। और मिलते हैं हम नेक्स्ट और महत्वपूर्ण वीडियो में। तब तक अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें।